एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योनिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो फिज़िकल एजुकेशन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने जो फिज़िकल एजुकेशन है उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा रखा है, और जो MCQs जो क्वेश्चंस है फिज़िकल एजुकेशन के हर चैप्टर के जो MCQs है वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ जो 3 जो पार्ट हैं उनमें हमने जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के जो MCQs हैं वो एक साथ करवाए हैं, यानी कि अलग अलग चैप्टर वाइज भी आपको मिलेंगे और एक साथ भी आपको मिलेंगे। सभी चैप्टर एक ही में इंक्लूड में मिलेंगे। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो फिज़िकल एजुकेशन है उसके जो MCQs की जो ये सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हो रही है आपकी। और मैं आपको बता दूं इसी दिन और इसकी जो ये टाइमिंग है, इसी टाइमिंग पे फिज़िकल एजुकेशन की जो वीडियो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के सारे जो चैप्टर्स हैं वो इनमें इंक्लूड कर दिए गए, यानी कि चैप्टर वाइज ना होकर ये MCQs 2021 से लेकर 2022 का जो सिलेबस है उसको यहाँ पर लेकर उसको ध्यान में रखते हुए जो ये MCQs है उसकी सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, व्यक्ति तत्व को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? तो जो व्यक्ति तत्व है उसको प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? इसमें से पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम तथा वातावरण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर 11 से पूछा गया है। तो जो व्यक्ति तत्व है, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्ति तत्व है उसे किन तत्वों से, किन कारकों से क्या है वो प्रभावित होता है? तो वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से, यानी कि उसके जो आसपास का जो वातावरण है, यहाँ पर वातावरण में आपके पेड़ पौधे वगैरह नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर जो वातावरण यानी कि आप किस एरिया में रहते हैं, आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, आपके घर की स्थिति किस प्रकार की है, तो इससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स से, माता पिता के अंदर जो जीन्स आते हैं तो उससे भी एक व्यक्ति है उसका जो व्यक्ति तत्व है वो प्रभावित होता है, उसके द्वारा भी व्यक्ति का जो व्यक्ति तत्व निर्धारित होता है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शरीर की बिल्डिंग घटक है। तो शरीर की बिल्डिंग का कौन सा घटक होता है, यानी कि शरीर निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि जो बिल्डिंग कहा जाता है शरीर निर्माण में, तो वो कौन सा घटक है? तो ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन हमारा जो पिछली बार CBSE ने सैम्पल पेपर दिया था उसमें भी ये जो क्वेश्चन है इंक्लूड किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने सैम्पल पेपर की जो सीरीज़ है वो नहीं देखी है, हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड की गई है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और इस साल जब सैम्पल पेपर जारी किया जाएगा CBSE का तो उसे भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं CBSE के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक है उसकी सीरीज़ भी हमारी चल रही है हिंदी मीडियम के लिए। अब देखिए यहाँ पर बिल्डिंग किसे माना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, दूसरा मिनरल्स, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है उसको ही क्या माना जाता है? बिल्डिंग माना जाता है शरीर के लिए। शरीर निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो इसे बिल्डिंग घटक भी कहा जाता है शरीर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफरट का पूर्ण रूप, यानी कि जो इसकी फुल फॉर्म है हमें वो बतानी है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो इसकी फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसके जो थर्ड वाला है, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसमें जो एसोसिएशन है इसके स्थान पर अलायंस भी लिखा हुआ आता है, तो वो भी आपका सही होगा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्राकृतिक प्रेरणा को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो प्राकृतिक प्रेरणा यानी कि जो नेचुरल मोटिवेशन होता है, यानी किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है, वो हमारे अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। तो उस मोटिवेशन को, उस अभिप्रेरणा को क्या कहा जाता है? उस अभिप्रेरणा को किस रूप में जाना जाता है? तो अपने आप, अपने अंदर जब हम मोटिवेट होते हैं तो उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है, आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। हमारे अंदर कुछ ऐसा जगता है कि हमें ये क्या करना है, इसे करके ही रहना है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डैश नियमित रूप से ऐसे खेल खेलते हैं जिनमें सम्मिलित काम और प्रतिस्पर्धा स्थितियां शामिल नहीं होती है, इसके बजाय वे व्यक्तिगत खेल या गतिविधियां खेलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन अंतर्मुखी, जो सी वाला ऑप्शन है ये सही होगा। और ये किसके द्वारा दिया गया? ये CG जंग के द्वारा ये जो वर्गीकरण किया गया था, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये
3 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया था। जो तीसरा नाम है उसे आप कमेंट में बताइएगा। पहला, सीजी जंग ने जो व्यक्ति तत्व है उसे 3 भागों में बांटा था। तो अंतर्मुखी में क्या था? अंतर्मुखी में वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो अपने में ही शामिल रहते हैं, यानी कि बाहर से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने दोस्त भी बनाना पसंद नहीं करते हैं, तो बाहर की गतिविधियों में वो शामिल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को अंतर्मुखी कहा जाता है, सीजी जंग के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था उसके अनुसार। तो ये जो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, इसके द्वारा हमें ये जो ऑप्शन है ये सही लग रहा है, तो अंतर्मुखी इसका सही हो, क्योंकि इसमें यही बात बता रखी है कि ना तो किसी काम में सम्मिलित होते हैं, ना तो किसी काम में शामिल होते हैं, ना ही प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, यानी कि जो भीड़ भाड़ हो गई, यानी किसी और के साथ उन्हें घुलने मिले मज़े नहीं आते हैं। तो अंतर्मुखी जो है खुद में ही शामिल रहता है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो इसका सही हो जाएगा। अगर इनमें से आपको कोई भी आंसर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये बताना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी आपको, क्योंकि आपका जो व्यू है वो काफ़ी मैटर करता है, आपकी कमेंट भी मैटर करती है, पता चले कि जो बनाया जा रहा है वो आपके लिए सही भी है या नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, इसे कट कर लीजिएगा। स्लिप डिस्क या साइटिका से पीड़ित लोगों को कौन सा मुख्य आसन नहीं करना चाहिए? तो स्लिप डिस्क जो है वो किस प्रकार का दर्द होता है, यानी कि जो कमर में दर्द होता है उसी को डिस्क कहा जाता है। तो डिस्क से पीड़ित वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? इनमें से पहला है मकर आसन, दूसरा आर्डवासन, तीसरा वज्र आसन और चौथा पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, पीठ के बल लेटकर किया जाता है, तो इसमें जो हमारी जो पीठ होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें अगर किसी प्रकार का कोई भी दर्द है या ऑपरेशन वगैरह हो रखा है पीठ का, तो उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। तो इसकी जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके जो जितने भी आसन हैं और सबकी जो सावधानियां हो गई, इसके साथ जो लाभ हो गए वो करवा रखे। तो इसमें से आपका जो MCQ जो क्वेश्चन है वो ज़रूर बनता है, तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। हर आसन आपको आना चाहिए। तो इसका जो 4th वाला क्वेश्चन है, 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी व्यक्ति के मोटापे के स्तर को मापने के लिए शरीर की संरचना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परीक्षण है, तो वो कौन सा है वो हमें बताना है। पहला यहाँ पर है हाइड्रोस्टेटिक वजन, दूसरा ऊंचाई या फिर वजन तालिका, तीसरा बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI। तो आपको पता होगा ये क्या होता है, ये किसी व्यक्ति का जो शरीर का जो भार होता है उसकी जो संरचना है उसको नापने के लिए जो BMI है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और इस प्रकार से भी जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो उसके अनुसार तो हर व्यक्ति का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, उसे निकालने का फॉर्मूला भी होता है, तो वो भी हमने वीडियोस में आपको कवर किया हुआ है। 2nd चैप्टर से ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसका जो 3rd वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा किसी व्यक्ति के जो मोटापे का स्तर है, यानी कि अल्प भार है या फिर अधि भार है, वो बता दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, कार्डिक आउटपुट डैश को संदर्भित करता है। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है? आपको पता होगा जो कार्डिक आउटपुट है ये कहाँ से पूछा गया है, आप मुझे बताइए कि कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो जो कार्डिक आउटपुट का जो एक क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 8 से पूछा गया है। तो कार्डिक आउटपुट होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हृदय के द्वारा प्रति मिनट जो रक्त होता है उसका संचार किया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है हृदय से बाहर, तो वो पंप करता है हृदय। तो यही यहाँ पर ऑप्शन 4 दे रखा है, प्रति मिनट प्रत्येक निल्ले द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा। तो इसको ही कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। तो 4th वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगी, फटाफट जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, आप उन्हें कवर कर लीजिए पहले अच्छे से। साथ साथ में जो MCQ सीरीज़ है वो भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नया टॉपिक जो है जो आपने नहीं पढ़ रखा है तो उसे भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है हर क्वेश्चन के साथ, तो दिक्कत नहीं होगी समझने में। और साथ में जब आप अपने चैप्टर्स कवर करेंगे तब भी आपको क्या है ध्यान में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है पहले ही। तो आपको क्या है एक्सप्लेनेशन करनी भी ज़रूरी है, वहाँ से भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर होते हैं। और MCQs की जो प्रैक्टिस है जितनी करेंगे उतनी कम होगी, क्योंकि आपके सेमेस्टर 1 है उसमें MCQs आएंगे, और जो सेमेस्टर 2 है अगर वहाँ पर आपका सिचुएशन ठीक नहीं रही तो वहाँ पर भी क्या है आपके MCQ क्वेश्चन ही लिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम तो आपके होने पक्के हैं चाहे कैसे भी हों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा जमा का प्रत्यक्ष माप डैश द्वारा किया जाता है।
तो जो वसा का जो जमाव है उसका मापन, यानी कि कितनी वसा हमारे शरीर में है, उसका मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन स्किन फोल्ड कैलिपर, जो स्किन फोल्ड कैलिपर है इसी के द्वारा क्या होता है, जो वसा है उसे नापा जाता है। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रकार से नापा जाता है चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर क्या ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे एक व्यक्ति ने हाथ में पकड़ रखा है और दूसरे व्यक्ति की जो भी बॉडी में जहाँ पर भी उसका फैट है उसे क्या है इस पे इस तरीके से इसे अटैच किया जाता है, यानी कि फैट को पकड़ा जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा और यहाँ पर ये काउंट करके दिखा दिया जाता है कि कितना वसा है, कितना फैट है इस व्यक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हृदय वाहिका की दक्षता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, उसका नाम बताना है हमें। तो हृदय वाहिका की जो दक्षता है, हृदय वाहिका यानी कि हमारा जो हृदय है वो कितना काम कर रहा है उसे निर्धारित करने का कौन सा तरीका है, यहाँ पर किस चीज़ से हम ऐसा नाप सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका 7 से पूछा गया है। चैप्टर 7 में जितने भी आपके ये चेक करने के जितने परीक्षण हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इनसे भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल जो है इस चैप्टर से आपका आता है। प्रैक्टिकल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है यहाँ पर ऑप्शन क्रुप्स टेस्ट, दूसरा हार्वर्ड टेस्ट, तीसरा बेंच टेस्ट और चौथा है यहाँ पर मार्गरीडा टेस्ट। अब आप सोचेंगे जो बेंच टेस्ट है, क्योंकि अगर आपको इसकी विधि पता होगी हृदय वाहिका की दक्षता को नापने की, तो उसमें क्या होता है जो बेंच होता है उसी के द्वारा क्या हृदय वाहिका की दक्षता है उसे नापा जाता है। पर यहाँ पर इसका नाम बेंच टेस्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि हार्वर्ड जो टेस्ट है वो उसका नाम दिया गया, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही होगा। हार्वर्ड टेस्ट उसका नाम है या फिर हार्वर्ड टेस्ट परीक्षण बोला जाता है इसका पूरा नाम। तो ये हो जाएगा सर सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंचबैक को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो हंचबैक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पहला है यहाँ पर स्काइलोसिस, दूसरा पीठ दर्द, तीसरा लॉर्डियोसिस और चौथा कफोसिस। तो जो हंचबैक है कफोसिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसे कुबड़ पीछे की तरफ होता है, यानी कि इस प्रकार से जो कुबड़ है ये इस प्रकार से यहाँ पर ये पीछे की तरफ हो जाता है कुबड़, तो उसे कफोसिस कहा जाता है या फिर हंचबैक भी कहा जाता है। और इसका एक तीसरा नाम और है, वो कौन सा है वो आप कमेंट में बताइए और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, वो क्या एच से स्टार्ट होता है। तो आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने देख रखी होगी वीडियो तो आपको ज़रूर पता होगा, वहीं पर आपको इसका सही आंसर दिया जाएगा। अगर आपका गलत होगा तो भी बताया जाएगा, अगर सही होगा तो भी बताया जाएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई किया जाता है जहाँ तक हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊर्जा और ताकत पर हावी होने वाले खेलों के लिए आहार में समृद्ध होना चाहिए। ये आपका चैप्टर 2 से पूछा गया है कि जो ऊर्जा है यानी कि जो एनर्जी हो गई और जो ताकत हो गई उन खेलों में, यानी इसका मतलब है कि जिन खेलों में ऊर्जा और ताकत की आवश्यकता पड़ती है उन खेलों में आहार में यानी कि अपने भोजन में, यानी कि जो खिलाड़ी है उसे अपने भोजन में कौन सी चीज़ शामिल करनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज़, वो कौन सी शामिल करनी चाहिए। अगर वह जो खिलाड़ी है वह ऊर्जा और जो ताकत वाले खेल से संबंधित है तो उसे कौन सा जो है इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसे शामिल करना चाहिए अपने आहार में। पहला यहाँ पर वसा, दूसरा विटामिन, तीसरा खनिज और चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता होगा जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या देता है, एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी मेहनत वाले काम करते हैं तो उनके लिए जो कार्बोहाइड्रेट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी हैं जो अपनी ताकत का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए जो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उनके भोजन में। तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बात का ये जो क्वेश्चन है आपका हमारे चैप्टर में भी कवर किया गया है। तो यहाँ पर और कहीं से कुछ भी उठा के नहीं दिया जा रहा है, आपका क्या है जो चैप्टर होते हैं उन्हीं में से आपको जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो आपको छोटी मोटी जो बातें हैं वो सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी MCQ क्वेश्चंस के लिए, और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, डैश में पूर्ण प्राप्ति यानी कि रिकवरी महत्वपूर्ण है। तो किस में जो रिकवरी होती है
जो अपूर्ण रिकवरी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो किस में होती है? ये अंतराल परीक्षण में होती है। अंतराल परीक्षण क्या होता है? इसके दौरान तो भी व्यक्ति अंतराल परीक्षण में प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके दौरान क्या करना पड़ता है, कुछ किलोमीटर तक रेस करी, फिर वह रुकता है थोड़े से टाइम के लिए, फिर आगे बढ़ता है। मान लीजिए पहले वो 5 मिनट के लिए रुका, फिर दोबारा से अपना जो टाइम है उसे देखता है, फिर वो भागता है, दौड़ता है और उसके बाद फिर वह क्या करता है, टाइम में कम करता जाता है टाइम। अब वो 4 मिनट कर देगा, फिर वो दोबारा से दौड़ता है और फिर जब वो रेस्ट का टाइम लेता है तो 3 मिनट लेता है, धीरे धीरे जाकर वो 0 हो जाता है। तो ये होता है अंतराल परीक्षण। तो ये क्या है, ये रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि अगर जो रिकवरी करने में जिन्हें देर ही लगती है, यानी जो थकावट होती है, एक्सरसाइज करते हैं, अगर मान लीजिए आप घर पे एक्सरसाइज करते हैं या फिर रेस करते हैं तो उस टाइम के बाद आपकी क्या होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है और रिकवरी करने में जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। हार्ट बीट नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उस चीज़ में ये जो अंतराल परीक्षण है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए जो फोर्थ या सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कार्बोहाइड्रेट चीनी में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कब चीनी में परिवर्तित होता है, यानी कब बदल जाता है चीनी में? तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है पाचन तंत्र, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जाकर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीनी में, यहाँ पर चीनी ना बोलकर हम कहेंगे शर्करा, जो शर्करा आपको शब्द सुनाई देता है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ये फोर्थ वाला ऑप्शन का सही हो जाएगा, पाचन तंत्र। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर पोस्ट करनी होगी और जो MCQs की सीरीज़ चल रही है आपकी, वो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और जो MCQs हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। मुझे बताइए कि जो ये MCQs की सीरीज़ है आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अगर हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की आपको जो वीडियोज़ मिलती रहेगी। और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूँ, इसी दिन इसी टाइम पर ये जो फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसकी वीडियो आपको मिलेगी। तो ये हमने टाइम टेबल डिसाइड किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप जाकर देख सकते हैं, हमने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।